नमस्कार साथियों, आज बहुत ही अहम दिन है और वो दिन है 2024 के चुनाव का पहले चरण का मतदान। और इस मतदान के मौके पे हमने कुछ रील भी जारी की है मेरे फेसबुक पे लाइव पे इस पे। और अब चूंकि हमारी सीरीज चल रही है 26 तारीख से लगातार और मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए बिल जनहित में हैं या मोदी के खुद के हित के लिए हैं, सरकार की बीजेपी के हित के लिए हैं या कॉरपोरेट के हित के लिए है, इसका हम चिंतन करते हैं मुख्य रूप से। तो प्रथमतः तो मैं आपसे निवेदन चाहूँगा कि जो भी मैं ये बात कह रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत जो मैं इसमें नीचे लिंक में दूंगा कमेंट बॉक्स में, उसको भी शेयर कर लें ताकि आपको पिछले जो वीडियो मैंने जारी किए हैं वो आपको मिल जाए और आप इस बात से पहचान पाएं कि ये सरकार 2014 से लगातार किस तरह से बिल इन्होंने बनाए हैं। 14 के बाद का जो पिछला 5 साल का हिसाब किताब है वो उन्होंने काफ़ी रिपीट किया, इसलिए उसका भी मैं कई बिल जो हैं उसका बाद में लेऊंगा क्योंकि 1 जून तक हम आपके बीच में रहेंगे। आज का बिल बहुत ही अहम इस बात के लिए है कि इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है इसके अंदर साक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी एविडेंस कहते हैं या गवाह कहते हैं, उसका बहुत भारी महत्व होता है। उसी के तहत न्यायालय जो फैसले करते हैं कि आपके गवाह लाइए, आपकी एविडेंस क्या है इसमें, ताकि सजा नियत की जा सके। एक वास्तव में आपने किया नहीं, क्योंकि कोर्ट जो है ट्रायल जो होती है पुलिस के द्वारा उसमें गवाहों को ही पूछता है पुलिस भी और उन गवाहों को फिर वो जो कोर्ट में पेश करता है। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको हिंदी में वहाँ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही किया गया। इस बार ये पहला बार हुआ कि पहले हम हिंदी को अब इंग्लिश में कर रहे हैं। BNA और BASS और BSR इस भारतीय वाली वो अड़ाने के कारण से ये बात हुई। अब चलो इस बिल पे ही चलते हैं क्योंकि आज एक ही बिल लेंगे, हम वोट दे के भी आए हैं तो उस अभी टाइम भी 5-7 मिनट लेऊंगा मैं आपके बीच का। लेकिन आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको करते हैं ताकि आपको कई ऐसे चीज़ें आपको मिल जाएगी मोदी सरकार ने किस किस बिल को किया, वो ज़रूर आप कर लें, मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। साक्ष्य के नाम पे बहुत बड़ी जो बात इन्होंने ये की कि एविडेंस के नाम पे पहले डिजिटल को एविडेंस नहीं माना। आपने कोई वीडियो है या कोई इस तरह का कोई आपने फोटो खींच के लाए और CCTV है, उसको जब तक आप आकर के गवाह के रूप में व्यक्ति से पेश नहीं होकर के व्यक्तिगत रूप से आप नहीं मानते तब तक वो मान्य नहीं होती थी। इसमें इन्होंने मान्यता दे दी प्राइमरी लेवल पर। एक बार आपको प्राइमरी लेवल से मेरा मतलब ये नुकसान क्या है, जैसे आपने कोई एक्सीडेंट किया तो 304A के तहत आपकी लापरवाही से एक्सीडेंट माना गया। एक उदाहरण मैं दे दूं आपको कि एक बिल्डिंग थी हमारे पास में, गंगानगर की बात है, बरसात हुई, छत पे कुछ मलबा पड़ा था, ठेकेदार काम कर रहा था, तो वो मलबे के अंदर बरसात होने के कारण से मलबा गीला हुआ और पट्टी टूटी और बच्चा अंदर हमने खाली करा दिया था, लेकिन वो फ्रीज के अंदर कुछ बोतल लेके गया और वापस फ्रीज को ठोकर मारी तो वो थोड़ा सा कंपन हुआ और उस कंपन से उस बच्चे के ऊपर वो मलबा और पट्टी गिर गई। अब मुकदमा बनाया 302 का। मैं यूनियन का लीडर था, हमने काफ़ी मिलने की कोशिश की इधर उधर पुलिस से, दूसरे से। अब जुडिशरी में तो पुलिस के मार्फत ही जाया जाता है, लेकिन वो माने नहीं। जब उनको पैसे दिए तो उन्होंने 302 को 304 कन्वर्ट कर दिया। ये होता है प्राइमरी एविडेंस का फायदा, आपकी धारा चेंज हो जाती है। आप डकैती में काउंट होते हो या छोटी मोटी चोरी में काउंट होते हो, 307 में काउंट होते हो अटेम्प्ट टू मर्डर में, या आप 326 में या 325 या 323 तक भी ले आते हैं पुलिस वाले। तो एक बार धारा लगती है ना तो वो क्या बेलेबल और नॉन बेलेबल के उस लाइन में चली जाती है। यानी पुलिस के पास अभी भी काफी बड़ा हथियार है और वो हथियार जो है पुलिस उस धारा को लगाती है। धारा को लगाने के अंदर प्राइमरी एविडेंस बहुत मायने रखता है। अब पहले प्राइमरी एविडेंस हम वीडियो वगैरह दिखाते थे तो ये लोग मानते नहीं थे, उसकी वैलिडिटी नहीं थे, लेकिन अब ये वीडियो को मानने लग गए।
वीडियो का जमाला ये है, वीडियो समझो, आपका ऑडियो समझो, या आपके फोन के कोई आपके पास में जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपने कोई है, तो उससे केस का दिशा ही बदल जाती है पूरी। आप कौन सी धारा लगेगी ये तो पुलिस ही तो तय करती है कि इसमें अंदर ये अपराध हुआ तो इस धारा का ये संख्या लिख दो, क्योंकि पुरानी धाराएं हमें याद है, एलएलबी भी की है मैंने, मेरे को अब नई धाराएं तो अब पढ़ रहे हैं, 1 जुलाई से लागू होगा तब अपने हिसाब से देखेंगे। मेरा मतलब है कि यदि प्राइमरी एविडेंस का बहुत भारी महत्व है कि आपका प्राइमरी एविडेंस आपने पेश किया और उस प्राइमरी एविडेंस का कब उसका सही है या गलत है, या आपने उस एविडेंस में कोई कटिंग कर दी या कोई नया ऐड कर दिया, वो जुड़ेगा तब जुड़ेगा। धारा फिट हो गई आपके। आपने किसी व्यक्ति का फोटो लेकर के मर्डर करते हुए कुल्हाड़ी से मारते हुए दिखा दिया, चेहरा दूसरा दिखा दिया, तो एक बार तो आपका 302 बन गया। अब आप ये को साहब ये तो वीडियो नकली है, तो नकली के लिए वहां गया, फोरेंसिक में गया, वहां चेक करने गया, तब तक तो आपके 302 हो गई। 302 धारा आपको जेल में तो ठुका ही देगी। अब आप 304 में कब आओ, जबकि जमानत तोड़ने की बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो एविडेंस का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत भारी कंसेप्ट है, और डिजिटल के अंदर किस तरीके से हेरफेर है वो मैंने कई बार आपको बता ही दिया कि वो भीमे कोरेगांव के अंदर एक मेल को प्लांट कर दिया गया, और उस मेल के प्लांट होने से वो व्यक्ति जेल में सड़ रहा है। पुलिस का गोरखधंधा एविडेंस एक्ट पे बहुत मायने रखता है, उसके अंदर डिजिटल की एंट्री होना ये और ही मायने रखता है। और डिजिटल की मायने ये है कि इसका जो एविडेंस के अंदर आपने लैपटॉप लेके आप कनाडा में बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो वहां पे आपकी वो एरिया क्षेत्राधिकार में आ जाता है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, दुनिया मुट्ठी में है। ये सारी बातों को देख करके ये जो बदलाव हुए हैं, इनको हम अच्छा माने, बुरा माने, कैसा माने। कई बार तो बात सही है कि कोई वीडियो होता है तो बात बड़ी सही है कि यार सही है डॉक्यूमेंट, यदि वीडियो सही है तो तब तो ठीक है। अब इतनी फोरेंसिक लैब नहीं हमारे पास में, इतना हमारे पास सिस्टम नहीं कि ये एडिटेड है वीडियो या नहीं है। आवाज की टेस्टिंग होती है, उसमें भी एडिट हो जाती है, तो फोरेंसिक के अंदर भी वहां रिश्वत चल जाती है। तो एविडेंस एक्ट जो बना है ये डिजिटल के ऊपर बन गया, आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। कल शनिवार है और संडे है, 2 दिन हमारा ऑफ रहता है, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब पे आपको पिछले वीडियो बन जाएंगे। जो भी इन्होंने बिल बनाए उनको मैंने बहुत संक्षेप में 2 लाइन में कही है कि जब तक आप अपने बच्चों का जो भाग्य रेखा लिखा जाता है इन बिलों के मार्फत, और जिस प्रतिनिधि को आप भेजते और वहां हाथ खड़ा करके या वोट देके आपके बच्चों का भाग्य लिखता है, आज वोटों का दिन है, आप उन बातों को यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बहुत मायने की चीज है। यदि ये समझ नहीं है तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए किसी प्रकार का न्याय नहीं कर रहे हैं, हम अन्याय कर रहे हैं। और न्याय जब नहीं कर रहे हैं तो इसको हमें देखना है कि हमारा क्या है। कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो बिना, जैसे बलात्कार के मामले में, सीडी के मामले में, सीडियाँ जो चली थी, इसमें भंवरी सीडी के नाम से महिपाल मदेरणा को जेल में रखा गया, वो मर भी गया, उसके बाद में जेल में बाहर आया उसके हिसाब से। लेकिन छोटे छोटे फोरेंसिक लैब के अंदर इतना हरेसमेंट वगैरह हो, लेकिन करो भी क्या। जो चीज़ छुप के होती हो, जो चीज़ चोरी में होती हो, जो चीज़ इस तरीके से होती हो, तो उनके एविडेंस मिलने बहुत मुश्किल है। अब 36 टुकड़े करके एक उसने और बैग में बंद करके नदी में नाले में डाल के आगे, अब ये पुलिस का 3 डिग्री का कंसेप्ट जो है वो उससे थोड़ा बहुत इनको मिलता है। 3 डिग्री के मायने ये है कि अच्छी खासी मारपीट कर देते हैं जो ठीक ठाक पैसे देता है उससे। तो भारत का भविष्य इन 3 बिलों के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में चाबी है। वापिस यदि आती है गवर्नमेंट तो हम यही हैं। ये कितने वीडियो हमारे काम आएंगे हमारे लिए, दुख देने के लिए आगे की बात है। लेकिन साथियों, हमें संघर्ष की इस राह पर कुछ बातें तो करना ही पड़ेगा पीढ़ियाँ बचाने के लिए। तो कम से कम आप पढ़ते रहें, लिखते रहें और इन बातों की जानकारी लेते रहें कि ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए समय है। वोट सोच समझ के दें, यही फिर निवेदन। कल हम नहीं मिलेंगे, मंडे को इन्हीं बिलों के अंदर लेते हुए, लिस्ट है मेरे पास में 235-36 बिल इन्होंने बनाए हैं 5 साल में,
उन बिलों के अंदर कुछ तो बजट वगैरह का है, तो उनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्या वो ख़त्म हो गया बजट। आपके जीवन के अंदर जैसे फॉरेस्ट के बिल हैं वो भी मैंने वर्णन किया, जैसे बांस का बिल है वो भी मैंने वर्णन किया, माइनिंग के अंदर किस तरीके से हुआ वो भी मैंने वर्णन किया। इन सब को आप सोचो, हमारी कैसे संपत्ति लुटाई जाती है, क्या हमारे तरीके हैं, हमारे बच्चों का किस तरीके से खेती के साथ में क्या न्याय हो रहा है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जागरूक नागरिक की हैसियत से आपको अपने बच्चों को भाग्य को बचाने के लिए आपको करना चाहिए। शिक्षा के अंदर किस तरह से इन्होंने अपना ढांचा खड़ा किया है, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे स्किल इंडिया के बिल आए हैं, कैसी नीतियाँ हैं, नीति आयोग का जो है, मेरी कुछ बात ही समझ में नहीं आती है कि प्लानिंग कमीशन था जिसको नीति बनाया। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। जब इंस्टीट्यूट है तो आयोग कहां से हुआ? मतलब ये पकड़ में नहीं आया कि मैंने एक दो पोस्ट भी लिखी कि साहब इंस्टीट्यूट और आयोग दो साथ नहीं हो सकते, लेकिन भारत है, भारत में कोई किसी प्रकार की परिभाषा उस तरीके से लेता भी नहीं है। तो मंडे को मिलेंगे आपके बीच में, संडे की मेरी मीटिंग होती है, वो तो मैं आपको इनवाइट इसलिए नहीं करता कि कुछ उच्च संकल लोग नंगी लड़कियों की फोटोएं डाल करके मेरी मीटिंग को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए मैं लिंक भेजता नहीं हूँ। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में ज़रूर आप जाएं और उसको पढ़ें लिखें करें, उसमें कोई मुझे एतराज़ी नहीं है। फिर भी कोई आप मीडिया में डिस्टर्ब करोगे, अब मैं सिंपली आपको बता दूं कि इसके अंदर जैसे मैंने 3 मीटिंगें मेरी डिस्टर्ब हो गई। अब जो ही मैं किसी को एंट्री दे दूं एज ए होस्ट, तो वो नंगी फोटोएं डाल के लड़कियों की बैठ जाता है, अब की बार 400 पार का नारे लगाने लग जाते हैं। फिर मैं उसको निकालूं तब तो वो सारा मेरा पैनल होता है, बैठते हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाहर से कोई लोग जुड़ते थे, वही बेचारे हो गए सिंसियर लोग थे, उन्होंने कहा इनकी मीटिंगों में तो ऐसे लोग आते हैं। तो डिजिटल का युग है। धन्यवाद, मिलेंगे फिर मंडे को आपके इन्हीं सब बातों के साथ में।